लाइव हो चुका है। लाइव हो गया है। ओके। गुड आफ्टर सॉरी गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए आज का सेशन शुरू कर लेते हैं। सीट नंबर 117, 117, सीट नंबर 117। आप सभी फटाफट लाइव हो जाएं और देखते हैं क्वेश्चंस नंबर इसमें क्या क्या आ रहे हैं। 117 नंबर का 71 क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं। देखेंगे भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता जो गुजरात कितने डिग्री देशांतर पर अवस्थित है। कितने डिग्री देशांतर पर अवस्थित है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसे समझने के लिए हम चाहे तो एक डायग्राम सहारा ले सकते हैं। ये देखेंगे, ये हमारा देशांतर होगा, ये देशांतर है और इधर एक देशांतर। ठीक है, और ये अक्षांश होगा, ये अक्षांश होगा और पूछा जा रहा है आपके देशांतर। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है देशांतर। तो गौरमोता आपका ये वाला बिंदु को कहते हैं गौरमोता। ठीक है, ये सर्क्रिक के नाम से भी जाना जाता है। और ये कितने डिग्री पर है तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब में है, ईस्ट में। से लेकर के ये हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूरब हो जाएगा। ठीक है, और इस बिंदु को किबुथु के नाम से जाना जाता है। किबीथु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसके सही उत्तर क्या हो जा रहे हैं आपके 68 डिग्री 7। At which degree longitude is India's westernmost point गौरमोता जो गुजरात में है is located in 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है जी, तो आंसर इसके क्या हो जा रहे हैं, सी हो जा रहे हैं। 71 का सही उत्तर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। तो इसमें क्या हो जाएगा, कोयला। कोल इज योर राइट आंसर। ठीक है, ये सभी के सभी नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि ये नवीकरणीय नहीं है। ये जल कभी समाप्त नहीं होता है, सौर ऊर्जा भी समाप्त नहीं होता है, लेकिन कोयला एक ऐसी संसाधन है कि जो प्रयोग करने के उपरांत इसकी समाप्ति हो सकती है। इसीलिए ये नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा में आपके जल होंगे, सौर होंगे, लेकिन कोयला नहीं है। कोल इज योर रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है। ठीक है, कोल इज नॉट अ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। तो कोल इज योर राइट आंसर। पी 72 का सही उत्तर पी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। डैश अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो क्या जोड़ती है, तो आपके पनामा नहर। ठीक है, पनामा नहर कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन टू द पैसिफिक ओशन। योर आंसर इज बी। बी इसके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे पनामा कनाल। ठीक है, पनामा पनामा। अब स्वेज नहर की बात करें, ठीक है, तो ये भूमध्य सागर तथा लाल सागर को जोड़ती है। लाल सागर को जोड़ती है। पाक स्ट्रेट की बात करें
तो ये श्रीलंका तथा भारत के मध्य स्थित है, ठीक है, वो जोड़ती है। तो पनामा इसका सही उत्तर होगा 73 का बी। बी इज योर राइट आंसर। मिनट अरे यहाँ फैन चलाओ ना यार, फैन उनको चलाते नहीं हो, गर्मी में पड़ेंगे हम लोग। ग्लास जब लगाया करो ना, फैन चला दिया करो, छोड़ छाड़ के चले जाएंगे तो अच्छा लगेगा। ये सब चीज ध्यान रखना चाहिए ना आप लोग को। एक नहीं, एक तो फैन कम से कम चला देना चाहिए। चलिए शुरू कर लेते हैं 74 का। देखेंगे 74, क्वेश्चन नंबर 74। बिहार राज्य में कितने प्रमंडल में 4 जिले से अधिक जिले शामिल हैं? 4 जिले से अधिक जिले शामिल हैं, तो बिहार राज्य में कुल 9 प्रमंडल है। कुल कितने प्रमंडल है? 9 प्रमंडल है। यानी हाउ मेनी डिवीजन इन बिहार स्टेट कंटेंट्स। तो वैसे देखा जाए तो डिविजन्स कितने हैं? तो 9 डिविजन्स है। 9 डिविजन्स है। तो 9 डिविजन्स में से कितने जिलों में 4 से अधिक, मोर देन 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। तो कितने, ये देखेंगे प्रमंडल में 4 जिले से अधिक जिले शामिल हैं, तो 4 प्रमंडल में 4 जिलों से अधिक जिले शामिल हैं। तो वो कौन कौन से होंगे? ठीक है, तो कुल 9 प्रमंडल हैं, जिनमें से जिनमें से 4 जिलों में 4 से अधिक जिलों की संख्या है वह कौन कौन सी है? तो देखेंगे तिरहुत, इसमें 6 जिले, ठीक है। पटना, इसमें भी 6 जिले हैं। मुंगेर, इसमें भी 6 जिले हैं। आपके ये 3 नंबर हो जाएंगे। 4 भागलपुर, तिरहुत, पटना, मुंगेर, भागलपुर नहीं, भागलपुर नहीं है, मगध है, मगध, ठीक है। और इसमें 5 जिले। तो इन सब प्रमंडल में 4 से अधिक जिले अवस्थित हैं, ठीक है। तिरहुत है, पटना है, मुंगेर है और मगध है। तो ये 4 प्रमंडल आपके क्या होंगे? सही उत्तर होंगे, ठीक है। 4 डिवीजन इज योर राइट आंसर। इसमें एक तिरहुत 6 होगा, पटना 6 होगा, मुंगेर भी 6 होगा, मगध इज ऑल्सो 6, ठीक है। सी इज योर राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 74। अब 75 को देखते हैं। सदाबहार बरसाती वन मुख्यतः कितनी सुवितरित वार्षिक वर्षा के क्षेत्र में पाए जाते हैं? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट आर प्राइमरली फाउंड इन एरियाज विथ हाउ मच वेल डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअल रेनफॉल। तो ये हो जाएगा आपके 200 सेंटीमीटर से अधिक, मोर देन 200 सेंटीमीटर, ठीक है। जहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, जहाँ सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, वहाँ लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है।
ठीक है। 50 सेंटीमीटर से कम जहाँ वर्षा होगा तो ये आपके अर्ध मरुस्थल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्ध मरुस्थल। अर्ध मरुस्थल हो जाएगा। सेमी डेजर्ट, ये कहाँ मिलेगा आपको? तो सेमी डेजर्ट एरिया में इतनी बारिश होगी। ठीक है। और ये जो होगा 100 से 200 सेंटीमीटर, तो ये पर्णपाती वन में पाए जाएंगे। इस तरह के पर्णपाती वन में 200 से 100 से 200 सेंटीमीटर। यहाँ देखेंगे सब गलत कर दिया गया है, यहाँ खींच खींच करके ये इसका होगा। ठीक है। 50 सेंटीमीटर वाला यहाँ होगा और इसका सही उत्तर 200 सेंटीमीटर से अधिक हो रहा है। मोर देन 200 सेंटीमीटर, लेस देन 50 सेंटीमीटर कहाँ होगा? तो डेजर्ट एरिया में। ठीक है। और आपके 100 टू 200 सेंटीमीटर कहाँ होगा? तो डेसिडियस फॉरेस्ट में। डेसिडियस फॉरेस्ट वाला एरिया में होगा। ठीक है। तो सही उत्तर इसके क्या हो जा रहा है? बी हो जा रहा है। 75 का सही उत्तर बी हो रहा है। नेक्स्ट 76 देखेंगे। जल डमरू मध्य, इसे इस्थमस का कहते हैं, से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज मीन्ड बाय एन इस्थमस? तो समुद्र से मिलते समय किसी नदी का मुहाना, ये गलत है। दो भूखंडों को विभाजित करने वाली जल की पट्टी, ये सही है। दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की संकरी पट्टी। ठीक है। ए स्ट्रिप ऑफ वाटर डिवाइडेड इनटू टू लैंड मास, ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड डिवाइडिंग टू ओशन। तो इसका सही उत्तर आपके क्या होगा? ए स्ट्रिप ऑफ वाटर डिवाइडिंग टू लैंड मास, इसी को कहा जाता है जल डमरू मध्य। स्ट्रिप ऑफ वाटर डिवाइडिंग टू लैंड मास, इसे कहा जाएगा आपके दो भूखंड को विभाजित करने वाली जल की पट्टी। जैसे पनामा। ठीक है। पनामा नहर। ठीक है। ये दो भूखंडों को विभाजित करती है। जैसे मान लीजिए कि ये एक नहर बनाई गई है। इस नहर के इस तरफ में और इस तरफ में दो महाद्वीप मिलेगा। ये हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका और ये हो जाएगा आपके उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बीच में एक नहर है जिसे पनामा नहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यहाँ देखेंगे कि एक नहर यहाँ है, ये स्वेज नहर है। इस तरफ में भूमध्य सागर और इस तरफ में लाल सागर मिलेगा। ठीक है। इधर में अफ्रीका महाद्वीप मिलेगा, और इधर में मिलेगा आपका एशिया महाद्वीप मिलेगा। और ये है आपके स्वेज नहर। ये है स्वेज नहर। स्वेज नहर को हम क्या कहेंगे? इस्थमस कहेंगे। और फिर पनामा नहर को भी इस्थमस कहेंगे। तो इसे दो भूखंड को विभाजित करने वाली जल की पट्टी को कहा जाता है जल डमरू मध्य, यानी कि बी इसके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे। बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सी मिट्टियों में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद दिए हुए चलता रहा है? कछारी, जिसे जलोढ़ कहा जाता है, लेटेराइट। जलोढ़ तो है लेकिन लेटेराइट नहीं है। लाल और लेटेराइट ये नहीं होता है। काली और कछारी जलोढ़ मिट्टी होता है। सी इसके सही उत्तर होंगे। सी इसके क्या हो जा रहे हैं? सही उत्तर हो जा रहा है। इन विच सॉइल्स हैज एग्रीकल्चर बीन कैरिड ऑन फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स विदाउट एक्सेसिव फर्टिलाइजेशन।
ठीक है, विदाउट एक्सेसिव फर्टिलाइजेशन, तो योर आंसर इज ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल। सी इज योर राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 76। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के सादे मानचित्र में दक्षिणी पठार को प्रदर्शित करना हो तो किस रंग से उसकी पुताई करनी होगी? ठीक है, हरे रंग, भूरे रंग, नीले रंग। तो सही उत्तर हो जाएगा भूरे रंग। इफ द सदर्न प्लेटू इज टू बी depicted on a plains map of India, what color would be appropriate to paint it with brown color? ठीक है, ब्राउन कलर को क्या चीज को दिखाया जाता है? तो प्लेटू को दिखाया जाता है, यानी कि किसको दिखाया जाता है? तो पठार को दिखाया जाता है हरे रंग से। हरे रंग से क्या दिखाया जाता है? तो फॉरेस्ट को दिखाया जाता है। ठीक है, फॉरेस्ट को। नीले रंग को से क्या चीज, हो क्या रहा है तो समझ में नहीं आया। हेलो, ठीक है, नीले रंग में क्या चीज को दिखाया जाता है? तो जल को दिखाया जाता है। ठीक है, जल को दिखाया जाएगा और ये वन को दिखाया जाएगा। तो सही उत्तर आपके क्या हो जा रहे हैं? ब्राउन हो जा रहे हैं। ठीक है, 78 का सही उत्तर भूरे रंग से दिखाया जाता है। मानचित्र में भूरे रंग से जब दिखाया जाता है तो इसका मतलब होता है किसी पठार को दिखाई जा रही है। ठीक है, हरे रंग से जब दिखाई जाएगी तो वो किसी वन या एग्रीकल्चरल लैंड को दिखाया जा रहा है, या फिर नीले रंग से दिखाया जाएगा तो जलीय भाग को दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो सही उत्तर इसके क्या हो जा रहे हैं? बी हो जा रहे हैं। 79, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? ये तो काफी आपके इजी क्वेश्चन है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई रेखा, ये दो रेखा है। ठीक है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा और ये आपके ईस्ट होगा। तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट होगा। ये क्या होगा? तो नॉर्थ वेस्ट होगा। ये क्या होगा? तो साउथ वेस्ट होगा। और ये क्या होगा? तो साउथ ईस्ट होगा। ठीक है, और हमारा भारत कहाँ है? तो हमारा भारत यहाँ है। ये हमारा भारत है। यदि हम भारत को इस तरह से देखें, ये ले लीजिए, ये हमारा भारत है और भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जिसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये किधर है? नॉर्थ ईस्ट में, उत्तरी पूर्वी भाग में। सही उत्तर इसके क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाली मूंगी की द्वीप समूह है। कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मालदीव, मालदीव और लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप है। ठीक है, भारत के पड़ोस में, भारत के पड़ोस में भारत का ही है और ये पूर्णतः मूंगे मूंगा से निर्मित द्वीप है। मूंगा से निर्मित द्वीप है जिसका आकार एक घोड़े की नाल की तरह है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप इज योर राइट आंसर। ठीक है, मालदीव का भी निर्माण आपके मूंगा से ही हुआ है, लेकिन अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का निर्माण प्लेट विवर्तन की क्रिया द्वारा हुआ है। ये एक हिमालय का भाग है। ठीक है, परंतु यहाँ भी इस क्षेत्र में भी मूंगे के चट्टान पाए जाते हैं, यानी कि मूंगा द्वीप यहाँ भी स्थित है, लेकिन कम मात्रा में। पूरी तरह से लक्षद्वीप मूंगे का ही द्वीप है। मालदीव भी मूंगे द्वारा निर्मित द्वीप है। ठीक है, लेकिन लक्षद्वीप का आकार जो है ये आपके घोड़े की नाल की तरह है। तो सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे? लक्ष्य। ठीक है, सी इसके क्या होंगे? सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जब अति शीतल वायु की सनहती के ऊपर अति तप्त और आर्द्र वायु उठती है
तो निम्नलिखित में कौन सी घटनाएं घटित होती है? तो प्रशांत मौसम होता है, नहीं। हिमपात होता है, नहीं। तूफान और चक्रवाती तूफान होता है, ये होता है। गहन वर्षा और ओला होता है। यानी 3 और 4 आपके क्या होंगे? सही उत्तर होंगे। When extremely hot and humid air rise above a mass of extremely cold air, which of the following events can occur? तो देखेंगे यहाँ क्या होता है कि इस तरफ से हवाएं चल रही है, इधर से भी हवाएं चल रही है, और इसके बीच में एक काल्पनिक रेखा खींचा गया है। इसे फ्रॉन्ट्स कहा जाता है। फ्रॉन्ट्स यानी कि इसे वताग्र, वताग्र कहा जाता है। ये हवा जो है आपकी क्या है? ठंडी है। ये हवा क्या है? तो गर्म है। ये हवा क्या है? तो वार्म है। और ये हवा क्या है? तो आपकी कोल्ड है। ठीक है। ये जब दोनों हवाएं टकराती है, दोनों हवाएं टकराती है, तो इस तरह से चक्र करती हुई ऊपर की ओर जा कर के बादल का निर्माण होता है। और बादल, इसी बादल से क्या होता है? तेज वर्षा होता है। ठीक है। इसे चक्रवातीय वर्षा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? चक्रवातीय, चक्रवातीय वर्षा, इसे कहा जाता है चक्रवातीय वर्षा। साइक्लोनिक, साइक्लोनिक रेनफॉल, इसे कहा जाता है साइक्लोनिक रेनफॉल। और यही पृथ्वी के सतह पर ये तूफान या ओले की तरह हम इसे कह सकते हैं। ठीक है। ये चक्रवात द्वारा होता है। तो इसमें 3 और 4 आपके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर 3 एंड 4। 3 एंड 4 किस में दिया गया है? तो सी में 3 एंड 4 दिया गया है। 3 एंड 4 किस में दिया गया है? सी में। सी इज योर राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 82 देखेंगे। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को चुनने वाली रेखाओं की श्रृंखला क्या कहलाती है? एक ही समय में कंपन करने वाली स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो ये सह भूकंप रेखाएं कहलाती है। होमोसिस्मल लाइन इसे कहा जाता है। ठीक है। होमोसिस्मल लाइन, यहाँ देखेंगे a series of lines connecting location that vibrate at the same time is called homosismic, homosismic line। ठीक है। सिस्मल, यहाँ सिस्मिक लिखा हुआ है, इसका एक और नाम होता है आइसोसिस्मल, आइसोसिस्मल। ठीक है। ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। देखेंगे ये पृथ्वी है, और पृथ्वी से यहाँ से भूकंप निकलता है, ये तरंग है, और इसे कहते हैं फोकस, इसे कहते हैं फोकस। और जहाँ पर ये भूकंप का ज्ञात होता है सतह पर, तो इसे कहा जाता है ईपी सेंटर, इसे कहा जाता है ईपी सेंटर, जिसे अधिकेंद्र भी कहा जाता है। इसे अधिकेंद्र, अधिकेंद्र कहा जाता है। अब देखेंगे ये लाइन खींची जा रही है, ये रेखा खींची जा रही है। सबसे ज़्यादा तीव्रता यहाँ होगा, फिर इस लाइन में, फिर इस लाइन में, फिर इस लाइन में। तीव्रता इसकी क्या है? घटती जाती है। तो इसी को कहा जाता है आइसोसिस्मल, आइसोसिस्मल लाइन, या इसे कहा जाता है होमोसिस्मल सिस्मल लाइन। ठीक है। जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? सह भूकंप रेखा, सह भूकंप रेखा के नाम से जाना जाता है। और ये हमारी क्या है? तो पृथ्वी है। ये पृथ्वी, पृथ्वी का केंद्र है। ठीक है। और ये पृथ्वी के सतह पर भूकंप को दिखाया गया है। ठीक है। ए इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? 82 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 83 का। भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? अभी अभी हम लोगों ने किया है इसको। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 90 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। ए इज योर राइट आंसर। यहाँ ज़्यादा इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सभी को पता है, बहुत इजी है। अब यहाँ आते हैं, जनजाति को सुमेलित करते हैं और जिला के साथ में। तो देखते हैं यहाँ कोरा जनजाति कहाँ पाई जाती है, मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, उरांव जनजाति कहाँ पाई जाती है।
तो कोरा जनजाति कटिहार में पाई जाती है, उरांव जनजाति चंपारण में पाई जाती है, मुंडा जनजाति आपके बिहार के रोहतास जिले में, और चीरो जनजाति आपके गया में पाई जाती है। ठीक है, इसको मिलान कर देता हूं मैं इस तरह से, और इसका सही उत्तर अब ढूंढते हैं कि ए का 2 इसमें आ रहा है, बी का 1, बी का 1, 3 का C, 4 का C, तो बी इज योर राइट आंसर। यहाँ क्या हो जाएगा, बी आपके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे बी। इंग्लिश में दिया हुआ है मैच करने के लिए, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में ही हो गया, यहाँ देख पा रहे हैं, बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पूछा जा रहा है। सीमा का नाम और यहाँ देश दिया गया है, रेडक्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, सही है। डूरंड लाइन भारत और बांग्लादेश, ये गलत है। ठीक है, गलत है, यहाँ बांग्लादेश नहीं होगा, क्या होगा, अफगानिस्तान होगा, अफगानिस्तान होगा। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो लाइन खींची गई है उसे डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के मध्य स्थित है। ठीक है, और भारत के साथ भी ये सीमा बनाती है। ठीक है, मैकमोहन लाइन भारत और चीन, ये सही है, तो सही नहीं है पूछा जा रहा है, तो बी आपके सही नहीं, बी इज नॉट राइट आंसर, क्योंकि यहाँ बांग्लादेश नहीं होगा, क्या होगा, अफगानिस्तान होगा। ठीक है, बी इज योर राइट आंसर। 85 का क्या होगा, बी सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट, गंगा नदी प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियां सही सुमेलित हैं, तो देखते हैं। अलकनंदा और पिंडर, रुद्रप्रयाग, ये प्रयाग के विषय में दिया गया है, तो मैं यहाँ प्रयाग ही बना देता हूँ। ये देखेंगे एक नदी आके यहाँ मिल रही है, ये है आपके धौली गंगा, और ये है अलकनंदा। जब यहाँ मिलती है तो यहाँ एक प्रयाग का निर्माण होता है, जिसे विष्णु प्रयाग कहा जाता है, विष्णु प्रयाग। ये आगे की ओर अलकनंदा बढ़ती है, तो यहाँ एक नदी आकर मिलती है, और इस नदी का नाम होगा पिंडर नदी। पिंडर नदी जब मिलती है तो एक और प्रयाग का निर्माण होता है, और इस प्रयाग को कहा जाता है आपके कर्ण प्रयाग, इसे कहा जाता है कर्ण प्रयाग। ठीक है, फिर आगे की ओर आती है एक और नदी, इसमें आकर मिलती है, और इसका नाम है नंदाकिनी। ये नंदाकिनी नदी है, और नंदाकिनी नदी जब यहाँ मिलती है तो यहाँ एक प्रयाग बनता है, जिसे नंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये और भी आगे नदियाँ बढ़ती है, तो इसमें एक और नदी आकर मिलती है, और इस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी, और यहाँ एक प्रयाग का निर्माण होता है, इसे रुद्र प्रयाग कहा जाता है, रुद्र प्रयाग। ठीक है, फिर ये नदी आगे की ओर बढ़ती है, तो इसमें आकर के एक और नदी मिलती है, ये नदी, और ये है आपके भागीरथी में, मुख्य रूप से भागीरथी में ही आकर के कौन मिल जाती है, तो अलकनंदा। ये है अलकनंदा। ठीक है, और यहाँ एक प्रयाग बनता है, और इसे कहते हैं देव प्रयाग। 5 प्रयागों के बाद में इस नदी का नाम क्या हो जाता है, गंगा नदी हो जाता है। तो यहाँ मैच करना है, तो अलकनंदा और पिंडर, ये रुद्र प्रयाग नहीं होता है, यहाँ क्या होगा, तो कर्ण प्रयाग होगा। ठीक है, अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है, तो यहाँ कर्ण प्रयाग नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, तो रुद्र प्रयाग होगा, यहाँ रुद्र प्रयाग होगा। अलकनंदा और धौली गंगा जब मिलती है तो विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है, जो दिखाया गया है। तो आपके सही सुमेलित कौन सा है,
तो अलकनंदा और धौली गंगा है। ठीक है, सी आपके अलकनंदा एंड धौली गंगा इज योर राइट आंसर। यहाँ विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। सी इज योर राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 86। ये डायग्राम के माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फसल, यहाँ निम्नलिखित की सही सुमेलित कीजिए और विकल्प को चुनिए। यहाँ फसल दिए हुए हैं और खेती का क्षेत्र दिया गया है। तो देखते हैं चाय। चाय आपको कहाँ मिलेगा? नीलगिरी में। कॉफ़ी कहाँ मिलेगा? बाबा भूटान में। जूट पूर्णिया और कटिहार में मिलेगा। और सोयाबीन आपके नासिक, धुले और अमरावती में मिलेगा। ठीक है, यहाँ टी क्रॉप्स कहाँ मिलेगा? आपके नीलगिरी में। कॉफ़ी बाबा भूटान हिल्स, जूट इजेंट पूर्णिया और आपके सोयाबीन नासिक, धुले, अमरावती। तो सही मैच क्या कर रहा है? ए का 3, ए का 3 एक ही में दिया गया है। ठीक है, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। तो ए इज योर राइट आंसर। ए क्या हो जाएगा? इसके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया है। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? तो ये कब लॉन्च किया गया था? तो 1 अप्रैल 1973 को। 1 अप्रैल 1970 को कहाँ किया गया था? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड। ठीक है, कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 1973। ठीक है, तो इसके सही उत्तर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। नेक्स्ट, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा को छूते हैं? तो 5 राज्य छूता है। ठीक है, 5 राज्य ये कौन कौन से होंगे? तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल एक राज्य हो गया। दूसरा हो जाएगा आपके असम। ठीक है जी। तीसरा मेघालय। चौथा त्रिपुरा। पांचवा आपके मिजोरम। ठीक है, और इसकी सीमा कितनी किलोमीटर है? तो 4096.7 किलोमीटर है। ठीक है जी, सीमा की लंबाई है, इसकी लंबाई। ठीक है, लेंथ ऑफ द बॉर्डर इज अराउंड 4096.7 किलोमीटर। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया टच द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश? इज 5 यानी कि सी इज योर राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 89। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को? राधे राधे जी। चलिए शुरू कर लेते हैं फिर। कोई भी दिक्कत हो कमेंट्स करेंगे आप लोग, बीच बीच में मैं कमेंट्स को देखता रहता हूँ। चलिए, अभी तक 89 क्वेश्चंस को किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। लौह अयस्क के खाने एवं अवस्थिति राज्यों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ सूची 1 सूची 2 दी गई है। तो चंद्रपुर कहाँ है? ये लौह अयस्क के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, आयरन ओर के बारे में पूछा जा रहा है। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 रिगार्डिंग आयरन ओर माइंस एंड देयर स्टेट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो चंद्रपुर महाराष्ट्र में है। चित्रदुर्ग आपके कर्नाटक में है। बैलाडीला आपके छत्तीसगढ़ में है। मयूरभंज इज इन ओडिशा। अब देखेंगे चंद्रपुर आपके कहाँ होंगे? महाराष्ट्र में। चित्रदुर्ग कर्नाटक में आयरन ओर है। बैलाडीला इज इन
छत्तीसगढ़, मयूरभंज इज इन उड़ीसा। तो मैच करते हैं यहाँ। ठीक है, ए का 2, ए का क्या होगा, ए का 2, ए का 2 इसमें है, एक ही से हो जाता है। बी का 4 देखेंगे, बी का 4, सी का 3, सी का 3, डी का 1, डी का 1, यानी बी इज योर राइट आंसर। बी इसके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। 90 का सही उत्तर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में क्या आएगा, आपके हरे पौधे आएंगे, ये फर्स्ट में आते हैं। ठीक है, सेकंड में आपके क्या आएंगे, सेकंड में आपके शाकाहारी आएंगे। शाकाहारी, शाकाहारी आपके कितने में आएंगे, तो सेकंड में। मांसाहारी आपके कितने में आता है, हरे पौधे। फिर खाने वाला उपभोक्ता जो होगा आपके शाकाहारी होगा, मांसाहारी तीसरा हो जाएगा। ठीक है, सर्वभक्षी आपके चौथा ट्रॉफिक लेवल पे आता है। तो सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे, ग्रीन प्लैनेट्स, ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, हरे पौधे को प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, जैसे पौधे को कौन खाएगा, हिरण, हिरण को कौन खाएगा, मांसाहारी कोई जीव जंतु हो। ठीक है, हिरण को जैसे बाघ, शेर ये सब खा जाएंगे। और सर्वभक्षी में सब आता है, वो मांसाहारी भी होता है और शाकाहारी भी होता है। ठीक है, तो इसके सही उत्तर आपके सी हो जा रहे हैं। 91 का सही उत्तर सी हो जाएंगे। 92, निम्नलिखित में कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है, खगोलीय वस्तु नहीं है। तो कृष्ण, कृष्ण मास्टर, ये आपके खगोलीय मास्टर, एक मास्टर, ये आपके खगोलीय नहीं है। वाशर, वाशर नहीं है, पूछा जा रहा है, सॉरी सॉरी, नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कृष्ण मास्टर भी आपके क्या है, नहीं है। ठीक है, क्वाशर, ये क्वाशर आपके हैं, क्वाशर हैं। ब्रिटल स्टार भी, ब्रिटल स्टार वन टाइप ऑफ क्या होता है, फिश होता है। ये एक प्रकार का क्या है आपके, तो मछली है। ये क्या है, एक प्रकार का गहरी समुद्र में पाई जाने वाली मछली है, जिसे भंगूर तारा कहा जाता है। ये स्टार फिश की तरह प्रतीत होती है, स्टार फिश की तरह प्रतीत होती है। हाँ जी, सर 78 को टू येलो कलर, 78 को तो येलो कलर देख लेता हूँ मैं। 78 आंसर देख लेता हूँ एक बार, पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद में 78 में आते हैं। अब देखेंगे ब्रिटल स्टार, तो ब्रिटल स्टार और कृष्णा मास्टर, कृष्णा मास्टर भी कोई आकाशीय या खगोलीय पिंड नहीं है, क्वाशर है, क्वाशर है। ठीक है, ये क्वाशर होगा आपके, कृष्ण मास्टर नहीं होगा और भंगुर तारा नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा। तो इसमें सही उत्तर आपके क्या आ जाएंगे, डी आ जाएंगे। उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं है, नहीं है, यानी कि डी इसके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। और ये क्वाशर जो है, ये आपके क्वासर जो है, ये एक खगोलीय वस्तु है। ठीक है, ये एस्ट्रोनॉमिकल, ये क्या है आपके, तो एस्ट्रोनॉमिकल, नॉमिकल ऑब्जेक्ट्स है। ये ऑब्जेक्ट है और काफी ब्राइट होता है, काफी चमकीला, चमकीला खगोलीय वस्तु है। यह अत्यंत, अत्यंत चमकीला, चमकीला खगोलीय, खगोलीय वस्तु है। ठीक है, वस्तु है। तो इसमें से दो नहीं हो रहे हैं, एक और दो, मैंने ए एंड सी नहीं हो रहा है। तो सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। तो डी इज योर राइट आंसर। आपका क्वेरी क्या था, 78, 78 को तो येलो कलर देखते हैं, 78 में बैक होते हैं। 78, 78 काफी पीछे चले गए हम लोग। 78 येलो कलर यहाँ तो कोई कहीं दिया नहीं गया है।
है कि नहीं। ब्राउन कलर से उसे दिखाया जाता है, हरे हरे को फॉरेस्ट से दिखाया जाता है, नीले को वाटर से दिखाया जाता है, और भूरे कलर जो होते हैं तो भूरे कलर को दिखाया जाता है। येलो कलर जो आप बता रही हैं तो येलो कलर को मरुस्थल को दिखाया जाता है। लाइट येलो जो होता है, आप जो भी हैं जो आप पूछ रहे हैं, तो येलो कलर को, लाइट येलो कलर को दिखाया जाता है मरुस्थल यानी अर्ध मरुस्थल क्षेत्र को दिखाया जाता है। ठीक है, सेमी डेजर्ट एरिया को दिखाया जाता है। यहाँ पर हरे रंग को फॉरेस्ट को दिखाया जाएगा, नीले रंग को जल वाटर को दिखाया जाएगा, भूरे रंग से दिखाया जाता है पठार को। ठीक है, येलो कलर से नहीं, ठीक है, ब्राउन कलर से दिखाया जाता है प्लेटू को। तो चलिए हम लोग फिर आ जाते हैं, ये सही है, बी इज योर राइट आंसर। नाइन्टी टू, 93, 92 का सही उत्तर हमने क्या लगाया, यहाँ डी लगाया। 93 देख लेते हैं। परितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। अपघटकों सूक्ष्म जीवियों का सतह पर लाकर, अपघटकों सूक्ष्म जीवियों को सतह पर लाकर, पोषकों को सतह पर लाकर, अर्धस्थलीय जीवों को सतह पर लाकर। तो सही उत्तर इसमें आपके क्या हो जा रहे हैं, तो पोषक को सतह पर लाकर। ठीक है, पोषक को सतह पर लाकर, यानी कि आपके दो सही उत्तर होंगे, ये 1 और 3 आपके गलत होंगे। तो इसमें बी में दिया गया है, बी में केवल 2 दिया गया है। ठीक है, मरीन upwelling zones are important in terms of ecosystem productivity because they increase marine productivity through the following mechanism। तो किस मैकेनिज्म से जो है इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी ऊपर की ओर आता है, अपवेलिंग होता है। तो बाय ब्रिंगिंग न्यूट्रिएंट्स टू द सरफेस, बाय ब्रिंगिंग न्यूट्रिएंट्स टू द सरफेस, यानी कि 2 इज योर राइट आंसर, only 2 is given here, यानी B is your right answer of question number 93। ठीक है, by bringing nutrients to the surface, पोषकों को सतह पर लाना ही अपवेलिंग कहा जाता है, अर्थात उत्पादकता को समुद्री उत्प्रवाह क्षेत्र कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि पोषक को सतह के ऊपर लाता है। ठीक है, किसी मृत, यहाँ देखेंगे बाय ब्रिंगिंग डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं लाता है और ना ही अर्धस्थलीय जीवों को सतह पर लाता है। ठीक है, ब्रिंगिंग सेमी टेरेस्टेरियल ऑर्गेनिजम्स टू द सरफेस क्या लाता है, तो पोषक तत्वों को लाता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को लाता है, क्या, जल। नीचे वाली जो जल होता है वो ऊपर की ओर जब वेलिंग होता है, अपवेलिंग करता है, उत्प्रवाह होता है, तो उसके माध्यम से समुद्र का उत्पादकता जो है ना ऊपर की ओर आ जाता है। जो ऊपर वाले मछलियां उसे क्या है, खाती है। ठीक है, तो सही उत्तर इसके आपके क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। 93 के सही उत्तर बी होंगे। जीव भार, हीरे जो है ना कहाँ कहाँ से उड़ उड़ कर आ रहे हैं, जहाँ बैठ रहे हैं वहां इधर से उधर कर दे रहा है। 94 को देखेंगे, जीव भार। जीव भार, अब मैं क्या करूं, जीव भार को पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है। ठीक है, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है, इन विच इकोसिस्टम इज द पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड, यानी कि बायोमास आपको इस तरह से किस में दिखेगा, किसमें दिखेगा, ये आपको किस में दिखेगा, ये ले लीजिए, किसमें दिखेगा, तो ये आपको पॉन्ड्स में दिखेगा, उल्टा पॉन्ड्स में दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि जलीय भाग जो पॉन्ड्स है, यानी तालाब जो है, तो एक तालाब में जितना फोटो प्लैंकटन नहीं होता है
उससे ज़्यादा मछलियाँ होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जितना मछलियों का भोजन उसमें नहीं होता है तालाब में, उससे ज़्यादा उसमें क्या रहती है, तो मछलियाँ रहती है। तो अब हम पहला यहाँ देखेंगे तालाब में, तो पहला क्या होगा इसमें, आपके भोजन, मछलियों का भोजन होगा, यानी कि हम इसे चारा कह लेंगे, चारा। और इस क्षेत्र में क्या है, इस क्षेत्र में क्या है, तो मछली है। इस क्षेत्र में क्या है, तो मछली है, मछली है। तो मछली की संख्या चारा से क्या है, ज़्यादा है, तो पिरामिड क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। पिरामिड क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। तो तालाब इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा पॉन्ड्स, यानी कि 94 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये तालाब है और ये मछली है। तो तालाब में क्या है, चारा कम है, मछलियाँ ज़्यादा है, तो पिरामिड क्या बनेगा। अब स्थलीय घासीय स्थल की बात करें, घासीय स्थल की बात करें, ठीक है, तो ये आपका सीधा बनेगा, क्योंकि घास ज़्यादा पाए जाएंगे और उसे खाने वाले हिरण कम होंगे, और हिरण को खाने वाले शेर कम होंगे। तो वो क्या बनेगा आपका, वो जो पिरामिड बनेगा आपका इस तरह से बनेगा, ये पिरामिड बनेगा, ये हो जाएगा घास, ये हो जाएगा हरिण और ये हो जाएगा बाघ। ठीक है, ये बाघ हो जाएगा, ये हरिण हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा घास, ये हो जाएगा घास। ये पिरामिड आपका सीधा हुआ और ये पिरामिड क्या हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, मछली को खाने वाले, बड़ी मछली है ना, मछली को खाने वाले बड़ी जलीय जीव, यहाँ लिख देते हैं बड़ी जलीय जीव की संख्या क्या है, ज़्यादा है। जब इसकी संख्या कम है, इसकी संख्या कम है, तो इसे, इसकी संख्या इससे कम इसलिए होता है कि इसे खा जाती है बड़ी जलीय जीव जो होती हैं वो छोटी छोटी मछलियों को खा जाती है। ठीक है, मछलियाँ भी बड़ी मछलियाँ भी छोटी मछलियों को खा जाती है, तो इनको खाने वाला कोई नहीं है, इनकी संख्या यहाँ क्या है, थोड़ा ज़्यादा दिख, ये उल्टा बनता है। ठीक है, तो तालाब, तालाब में हम देखेंगे, यानी कि तालाब का जीव भार या पारिस्थितिकी तंत्र तालाब का देखेंगे तो उल्टा बनता है। जहाँ पे बड़ी जलीय जीव ज़्यादा होंगे उससे कम होगा मछली, और उससे भी कम होता है चारा। ठीक है, चलिए 94 का सही उत्तर ए हो जाएगा। 95 देखते हैं, पठार पर स्थित नगर, पठार पर स्थित नगर कौन सा है, तो मैड्रिड है, मैड्रिड है। ठीक है, मसेटा, मसेटा पठार है, मसेटा पठार कहाँ है, तो आपके मैड्रिड, मैड्रिड किसकी राजधानी है, तो स्पेन की, स्पेन की राजधानी है। ठीक है, मैड्रिड आपके स्पेन की राजधानी है, स्पेन, स्पेन देश की राजधानी है। तो मैड्रिड, द सिटी लोकेटेड ऑन द प्लेटो इज मैड्रिड, इसे कहा जाता है मसेटा, मसेटा सेंट्रल, सेंट्रल प्लेटो, प्लेटो। ठीक है, कहाँ है, तो ये आपके स्पेन में है, स्पेन में। मैड्रिड इज योर राइट आंसर। ठीक है, बुखारेस्ट, ये रोमानिया, रोमानिया की राजधानी है, रोमानिया। ठीक है, कैपिटल ऑफ रोमानिया, ये मैंने क्यों लिख दिया, सिंगापुर, ये एक द्वीपीय देश है और इसकी राजधानी भी क्या है, तो सिंगापुर सिटी है। बुचारेस्ट, बुचारेस्ट इज द कैपिटल ऑफ रोमानिया। ठीक है, बुचारेस्ट इज द कैपिटल ऑफ रोमानिया। सही उत्तर इसके क्या हो जाएंगे, 95 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट 96 को देखते हैं, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा, एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है, जकार्ता, सिंगापुर, कोलंबो। सिंगापुर है, सिंगापुर है। आप देखेंगे कि ये है आपके भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा है। ठीक है जी, ये भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा पर एक द्वीप ये है, एक द्वीप आपको ये मिलेगा, ये भी एक द्वीप है, ये भी एक द्वीप मान लेते हैं। ठीक है, और आपको दिखाना है, यहाँ दिखाना है आपको, ये
श्रीलंका है, ठीक है। और इसकी कैपिटल क्या है, ये है, तो ये है कोलंबो, ठीक है, ये है कोलंबो। अब देखेंगे कि यहाँ ये वाला क्षेत्र, ये है आपके सिंगापुर, ठीक है। ये क्या है, सिंगा, और ये है मलेशिया, ये है मलेशिया के नीचे में सिंगापुर है। और ये है सुमात्रा आइलैंड है, ये है जावा आइलैंड। अब हम कैपिटल को दिखा देते हैं कि ये एक कैपिटल हो गया कोलंबो, ये कैपिटल हो गया सिंगापुर, और यहाँ एक कैपिटल मिलेगा, ठीक है, ये कैपिटल, और इसी को कहते हैं जाकार्ता, ठीक है, इसे कहेंगे जाकार्ता, ठीक है। तो सबसे निकट क्या है, सिंगापुर है। अब देख पा रहे हैं सिंगापुर जो है वो कितने डिग्री पर है, कितने डिग्री अक्षांश पे है, तो 1.35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है, ठीक है। इसकी बात करें तो ये है 6 पॉइंट, ये थोड़ा और नीचे होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हो गया है, तो मैं इसे ठीक कर देता हूँ, ठीक है। ये आपके इस क्षेत्र में होगा, ये ले लीजिए, है ना, यहाँ बना देता हूँ, और ये हो जाएगा कोलंबो, ठीक है, श्रीलंका का। ये है 6.92 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है, ये वाला पॉइंट है, यहाँ से जो गुजरेगी। और ये होगा आपके 1.35 लैटिट्यूड, और ये जो होगा ये होगा आपके 6.20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ठीक है, साउथ लैटिट्यूड में। तो सबसे निकट क्या है आपके सिंगापुर, मैंने लैटिट्यूड भी यहाँ दिखा दिया है, लैटिट्यूड दिखा दिया है। मान लीजिए कि मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, यहाँ ये एक लैटिट्यूड है, यानी कि अक्षांश है, और ये अक्षांश कितना है, तो आपके 6.20 डिग्री साउथ है, ठीक है। समझेंगे इस बात को, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ, तो समझना है, ये भी एक अक्षांश है। इस अक्षांश कितने डिग्री का है, तो 1.35 डिग्री का है, और ये भी एक क्या है, अक्षांश है, क्योंकि भूमध्य रेखा भी एक अक्षांश है। तो ये अक्षांश कितना है, तो 6.92 डिग्री नॉर्थ में है, ठीक है। तो सबसे निकट क्या है, सिंगापुर है। सिंगापुर इज योर राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 96, ठीक है। वैसे तो आप अंदाज से कर लिए होंगे कि सिंगापुर ही होगा, लेकिन कंफ्यूजन है, मैं उसका पूरा अक्षांश अर्थात लैटिट्यूड को यहाँ शो किया हूँ, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं, एटलस में भी देख सकते हैं कि सबसे निकट क्या है, कितने डिग्री पर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए 96 का बी हो जाएगा। 97 आते हैं, ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है, ये सर क्रेटर, धुआं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। व्हाट इज द अल्टीमेट सिस्टम सिंबल ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटीज, तो इसको कहा जाता है फ्यूमारोल्स, इसे कहा जाता है धुआंरे, इसे कहा जाता है धुआंरे या फ्यूमारोल्स, देखेंगे, ठीक है। गेसर किसे कहा जाता है, अब देखेंगे कि ये एक ज्वालामुखी है, और ये ज्वालामुखी से लावा निकलकर चट्टान का निर्माण हो, ठीक है। और अंदर से क्या आया, तो मैग्मा आया, ठीक है। और ये क्या है, तो ये आपके लावा है, और लावा अब निकलना बंद हो गया, यानी मैग्मा निकलना बंद हो गया। तो ज्वालामुखी के मुख पर जो इस तरह के गड्ढे हो जाते हैं, इसी को कहा जाता है क्रेटर, इसे ही कहा जाता है क्रेटर, ठीक है।
दूसरा डायग्राम में देखेंगे, दूसरा डायग्राम में देखेंगे कि ये ज्वालामुखी, ठीक है, और ये ज्वालामुखी का मुख है, ठीक है। अब यहाँ से जो मैग्मा निकल रहा था बंद हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकल रहा है, तो गर्म जल निकल रहा है, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, गर्म जल। इसे हम क्या कहेंगे, गर्म जल, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है गेसर, इसे कहा जाता है गेसर। इसे कहा जाता है गेसर, ठीक है, इंग्लिश में गेसर में। अब देखेंगे कि ये ज्वालामुखी है, ठीक है, और इसके मुख मुख से जब स्टीम निकलता है, ठीक है, क्या निकलता है, स्टीम, इसे कहते हैं स्टीम, यानी भाप जब निकलता है, भाप, भाप निकलता है, या वाष्प कह लीजिए, जब वाष्प निकलता है, ठीक है, तो इसी को कहा जाता है धुआंरे, ठीक है। इसे ही कहा जाता है धुआंरे। और धुआंरे ये ज्वालामुखी की अंतिम क्रिया होता है, इसी को फ्यूमा रोल्स कहा जाता है, फ्यूमा रोल्स कहा जाता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में इसे पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये सब ज्वालामुखी क्रिया द्वारा ही है। तो सबसे पहले ज्वालामुखी, ज्वालामुखी जब नहीं होता है तो क्रेटर बनेगा उसके मुख पर। जब क्रेटर नहीं बनता है, नहीं बनता है तो अंदर से कहीं स्रोत से गर्म जल आने लगता है, तो गर्म जल के फुहारे को कहा जाता है गीजर, ठीक है। उसके बाद में ये भी, यहाँ से गर्म जल भी खत्म हो जाता है, अर्थात काफी ताप बढ़ जाता है अंदर की, तो वही जल भाप बन के निकलने लगता है, उसी को धुआंरा कहा जाता है। उसके बाद में ये खत्म हो जाता है, यानी कि इसकी अस्तित्व जो है ना खत्म हो जाएगी, ये अंतिम प्रतीक है, ठीक है। ultimate symbol of volcanic activities, what is the ultimate symbol of volcanic activities is called fumaroles। C is your right answer। ये सही उत्तर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। हीरा बहुत परेशान कर रहा है। पृथ्वी एक सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, अधिकतम दूरी को क्या कहेंगे, अप सौर कहेंगे, यानी अप हेलियन कहेंगे, ठीक है। तो अधिकतम दूरी को देख लेंगे, ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य, और यहाँ आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी है, ठीक है। जब दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है तो इसे ही कहा जाता है अपसौर, इसे ही कहा जाता है अपसौर, अप हेलियन, ये कहा जाता है अप हेलियन। ये कब होता है, तो प्रत्येक माह, प्रत्येक वर्ष के 4 जुलाई को होता है, ठीक है। उपसौर किसे कहते हैं, जब सूर्य, सूर्य और पृथ्वी की दूरी सबसे कम होता है 14.7 करोड़ किलोमीटर जब होता है, ठीक है। ये कब होता है, तो 3 जनवरी को होता है, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी सबसे जब कम होता है 3 जनवरी को, इसे ही कहा जाता है उपसौर, इसे कहा जाता है उपसौर, यानी पेरी हेलियन, पेरी, ठीक है। तो सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पेरी हेलियन को दिखाया गया है, यहाँ पर अप हेलियन को दिखाया गया, अपसौर को, उपसौर को। समर सोल्स्टिक्स कब होता है, तो 21 जून को होता है, ठीक है। कब होता है ये, तो 21, ठीक है, जब सूर्य का लंबवत मकर रेखा पर होता है, सॉरी कर्क रेखा पर होता है, जब सूर्य का लंबवत कर्क रेखा पर होता है तो उसे ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी को बताया गया है, कम दूरी और ज्यादा दूरी, ठीक है। ज्यादा दूरी जब होता है उसे अप सौर के नाम से जाना जाता है, कम दूरी को उप सौर के नाम से जाना जाता है। दोनों डायग्राम बना करके दिखाया गया है। सामान्य दूरी इन दोनों के मध्य, अर्थात पृथ्वी और सूर्य के मध्य 14.98 करोड़
किलोमीटर होता है सामान्य दूरी। ठीक है, सामान्य दूरी यानी कि औसत दूरी इनकी हमेशा कितना रहता है, तो 14.98 करोड़ किलोमीटर रहता है। ठीक है, औसत दूरी इनकी। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। 98 का सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। ए इज योर राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 98। नेक्स्ट, वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत वायुमंडल में जंगल के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, घास के मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से। तो सही उत्तर होगा आपके समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा विस्तार किसका है, तो महासागर का है, यानी जलीय भाग का है। और उस जलीय भाग में बहुत सारे पौधे होते हैं और उन पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक अधिक ऑक्सीजन कहाँ पाए जाएंगे, तो महासागरों में। तो बी इसके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। फोटोसिंथेसिस बाय मेरीन प्लांट्स is your right answer. The largest and most important source of oxygen in the atmosphere is photosynthesis by marine plants. B is your right answer. ठीक है, 99 का बी सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट, क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे, तो एक तरफ पूरा दिन होगा, ठीक है, और एक तरफ पूरा रात होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देयर would be a full day on one side. There would be a full day on one side. What would happen if the earth stopped rotating on its axis? There would be a full day on one side. एक तरफ पूरा दिन होगा। ठीक है, तो बी इसके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो रहे हैं। नेक्स्ट, वलित पर्वतों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ये संपीड़न विवर्तनिकी बलों के प्रभाव में बनते हैं, बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट फोल्ड माउंटेन, दे फॉर्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंप्रेशनल टेक्टोनिक फोर्स। कंप्रेशनल टेक्टोनिक फोर्स, कंप्रेशन जब होता है, ठीक है, जिसे संपीड़न कहा जाता है हिंदी में, तो ये सही है। वलित पर्वतों में गहरी घाटियां तथा पिरामिडनुमा शिखर होते हैं। पिरामिडनुमा शिखर इसको बोलते हैं पिरामिडनुमा शिखर, तो इसी को शिखर कहा जाता है। तो ये भी क्या है, सही है। ठीक है, सेकंड देखते हैं। फोल्ड माउंटेन्स हैव डीप वैली एंड पिरामिडल पिक्स। ठीक है, इसमें डीप वैली भी होता है और पिरामिड शिखर भी होता है, सही है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में आग्नेय अवसादी एवं कायांतरित चट्टानें पाई जाती है, ये भी सही है। जैसे हिमालय में ले लीजिए, तो हिमालय में आग्नेय और कायांतरित चट्टान हिमालय के अंदर यानी कोड में पाया जाता है, हिमालय के क्रोड में पाया जाएगा, और अवसादी चट्टान से ही हिमालय का निर्माण हुआ है। जैसे पहले तैतीस सागर हुआ करता था, तैतीस सागर में ही अवसाद का जमाव हुआ, और वही अवसाद जब दो प्लेटों के टकराव से ऊपर आ गए। ठीक है, पूरे हिमालय का निर्माण क्या चीज से हुआ है, अवसाद से। वो पहले से ही क्या था, एक सागर था, तो सागर में आग्नेय चट्टान का निर्माण यानी कि ज्वालामुखी उसके अंदर आया करता था। ठीक है, तो वहां आपके आग्नेय चट्टान भी मिलेगा, और काफी पुरानी हो जाने के कारण कायांतरित चट्टान में परिवर्तित हो जाता है। तो ये तीनों प्रकार के चट्टानें आपको कहाँ मिलेगा, तो वलित पर्वत में मिलेगा, तो ये भी सही है। ठीक है, तो आपके इग्नियस सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फाउंड इन माउंटेनियस रीजन, इट इज ऑल्सो राइट। तो इसमें राइट 1 2 3 तीनों के तीनों राइट हैं, लेकिन आंसर क्या दिया गया है, 1 2 2 3। ठीक है, सी में क्या दिया गया है, 1 और 1 3, और डी में गिफ्ट में से एक से अधिक है, जो भी दिया गया यहाँ देखेंगे। तो ऐसा आंसर कुछ नहीं दिया गया है, तो डी के क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या है, राइट है। ये सब जो दाग आ रही है ना, ये कीड़ा के कारण आ रहे हैं, ये अपने आप कभी कभी चेंज हो जा रहा है, सिस्टम को भी नष्ट कर देगा ये, अब कीड़े आना शुरू हो गया है।
ठीक है, तो 101 का सही उत्तर क्या हो रहे हैं, डी हो रहे हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 102, हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी से सर्वाधिक समीप स्थित गैलेक्सी कौन सी है, तो ये एंड्रोमेडा है, एंड्रोमेडा है। विच गैलेक्सी इज क्लोज टू आवर मिल्की वे गैलेक्सी इज एंड्रोमेडा। ये 2.5 मिलियन मिलियन लाइट ईयर्स, ठीक है, कितना, तो 2.5 मिलियन वर्ष, मिलियन प्रकाश वर्ष, ठीक है, मिलियन प्रकाश वर्ष दूर, ठीक है। वेगा, ये क्या है, एक तारा है, यह यह तारा है जो जो लायरा लायरा नामक तारामंडल का समूह है, तारामंडल का समूह, लायरा नामक तारामंडल का समूह है वेगा, ठीक है। ये इसकी बात करें, सीरियस की बात करें, ठीक है, यह ब्रह्मांड, यह सौरमंडल बोल रहा हूँ, सॉरी, यह ब्रह्मांड का सबसे सबसे चमकीला चमकीला तारा है, तारा है। डॉग स्टार इसे डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है सीरियस, ठीक है, सीरियस। तो सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा, एंड्रोमेडा। ये एक क्या है, आकाश गंगा है, ठीक है। ये आपके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे 102 का। नेक्स्ट, ग्रीन लेबर वह लेबर है, ठीक है, ग्रीन लेबर इज अ लेबर दैट वर्क एज अ लेबरर इन अ एग्रीकल्चर, goes to work for the wages for the first time, work in a greenhouse। तो सही उत्तर आपका होगा goes to work for wages for the first time, C is your right answer, ठीक है। इसमें क्या होगा, प्रथम बार वेतन के लिए काम करने करने जाना को ही कहा जाता है ग्रीन लेबर, ठीक है। पहली बार वेतन के लिए जो काम करने जाता है या उसका अनुभव नहीं है काम का, ठीक है, वेतन पाने के लिए पहली बार काम करने किसी कार्य में, किसी फैक्ट्री में कहीं भी जाता है और उसे वेतन प्राप्त होता है, उसी को कहा जाता है ग्रीन लेबर, ठीक है, ग्रीन लेबर कहा जाता है, प्रथम बार वेतन के लिए काम करने जाता है, ठीक है, गोज टू वर्क फॉर वेजेस फॉर द फर्स्ट टाइम, इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किसने वृत्त को 360 में विभाजित किया था, तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है, हिपार्कस ने किया था, हिपार्कस ने किया था, ठीक है। टॉलमी ने भूकेंद्रीय सिद्धांत, ठीक है, भू केंद्रीय भूकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था टॉलमी ने, ठीक है। इसे कहते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी, जियोसेंट्रिक थ्योरी टॉलमी ने, ठीक है। हेरोडोटस, ये सभी को पता है, इतिहास के जनक हैं ये, ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री ने कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री इतिहास के जनक। तो सही उत्तर आपके क्या है, हिपार्कस है, 104 का सही उत्तर हिपार्कस होगा। नेक्स्ट, टफ
किससे संबंधित है? व्हाट डज टफ रेफर? ये वॉल्केनिक ऐश है। क्या है ये? वॉल्केनिक ऐश है। ज्वालामुखी राख को कहा जाता है टफ। ठीक है, जब ज्वालामुखी, ये देखेंगे ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी का मैग्मा चैम्बर है। ठीक है, और ये जब इस तरह से ज्वालामुखी लावा गिर रहा है, ये देख रहे हैं, और इसके मुख से बहुत सारे चीजें निकल रही है, उसमें से ज्वालामुखी ज्वालामुखी मुखी राख होता है, राख होता है, जिसे क्या कहा जाता है? टफ कहा जाता है। इसी को कहा जाता है टफ। ठीक है, इसमें गैसें भी है। ठीक है, गैस के साथ में चट्टान भी है, चट्टाने भी हैं। ठीक है, वाष्प भी है, इसमें वाष्प भी निकलता है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर से निकल रहा है। और इन सभी तमाम चीजों को एक ही शब्द में क्या कहा जाता है? तो पायरोक्लास्टिक कहा जाता है। इसे कहा जाता है पायरोक्लास्टिक मटेरियल, मटेरियल पदार्थ। पायरोक्लास्टिक पदार्थ के नाम से जाना जाता है इन सबको एक साथ में। लेकिन जो ज्वालामुखी राख होता है उसे कहा जाता है टफ। ठीक है, इसे कहा जाता है टफ। यानी 20 के क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे। ये ज्वालामुखी के मुख से जो बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं, इसमें गैस भी होता है, राख भी होता है, चट्टाने भी होता है, वाष्प भी होता है, आदि बहुत सारी चीजें होती है जो इसके मुख से निकल रहे हैं। ठीक है, उसी में से ज्वालामुखी राख को ही कहा जाता है टफ। ठीक है, टफ कहा जाता है। 20 के क्या होंगे? सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी महासागरीय धारा मैक्सिको की खाड़ी से गर्म पानी को अटलांटिक महासागर के पार पश्चिमी यूरोप तक पहुंचाती है, जिससे वहां की जलवायु प्रभावित होती है? तो उसे कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, ये एक गर्म जलधारा है। लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है। ठीक है, कैलिफोर्निया जलधारा भी एक ठंडी जलधारा है। ठीक है, ये गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम ही जलधारा है जो यूरोप के पश्चिमी भाग पर पहुंचती है और वहां के जलवायु को परिवर्तित करती है। इसीलिए पश्चिमी यूरोप के देशवासी इस जलधारा को यूरोप का कंबल कहते हैं, ब्लैंकेट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। उसे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह भी कहा जाता है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह भी कहा जाता है। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, लेब्राडोर आपके क्या है? तो कोल्ड करंट है। कैलिफोर्निया इज ऑल्सो कोल्ड करंट, बट गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करंट। ठीक है, ये वार्म है। सी क्या होंगे इसके? सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट, नदी मुहाना परितंत्र क्या कहलाता है? तो मुहाने ही कहलाता है, जिसे एस्चुरी कहा जाता है। लेंटिक, लेंटिक का मतलब होता है जिस जल का बहाव बहाव न होता। ठीक है, जैसे जैसे तालाब तथा झील। ठीक है, उसे ही कहा जाता है लेंटिक। लेंटिक उसे कहा जाता है जिसका बहाव न हो। जैसे तालाब और झील के जल का बहाव नहीं होता है, उसे लेंटिक कहा जाता है। और लेटिक, अब देखेंगे लोटिक की बात है, जिसका जिस जल का जिस जल का बहाव बहाव होता हो उसे उसे लोटिक लोटिक कहा जाता है। जैसे जैसे नदी नदी तथा तथा महासागरीय महासागरीय
महासागरीय धारा, महासागरीय धारा। ठीक है, तो इसके सही उत्तर क्या हो जाएंगे, एस्चुरी यानी मुहाना। नदी मुहाना परितंत्र क्या कहलाता है, तो मुहाने ही कहलाता है, इसको इंग्लिश में एस्चुरी कहा जाता है। ठीक है, लेंटिक का मतलब मैंने हिंदी में लिख दिया है, लोटिक का भी मतलब हिंदी में लिख दिया है। इसे आप समझने की कोशिश करेंगे, इसका एग्जाम्पल क्या होगा आपके, तो रिवर हो जाएगा एंड ओशियनिक करेंट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ओशियनिक करेंट्स। एंड लेंटिक का एग्जाम्पल क्या होगा, पॉन्ड्स एंड लेक होगा। ठीक है, इसकी जल क्या है, अस्थाई रहता है। नेक्स्ट, वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग से वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि के कारण हो सकता है। गर्मी के लहरों की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हो सकता है। ध्रुवीय बर्फ की चोटियों और ग्लेशियरों का पिघलना ये भी होता है। समुद्र के स्तर में वृद्धि भी होता है। उपयुक्त में से एक से अधिक क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग कैन कॉज एन इंक्रीज इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर ड्यू टू व्हाट, एन इंक्रीज इन द frequency and intensity of heat waves, right? The melting of polar ice cap and glacier, ठीक है, मेल्टिंग होता है, पोलर आइस कैप एंड ग्लेशियर का मेल्टिंग होना शुरू हो जाएगा। सी लेवल क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। दैट मीन्स कि मोर देन वन ऑफ अबव इज योर राइट आंसर, डी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108 9 का देखते हैं। भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कुला कांगरी, चोमोलहारी और पुनाखा। ठीक है, तो ये चोटी इनमें से कोई नहीं है, ये चोटी है, ये है भूटान की, ये भी है, लेकिन इन सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है कांग कांग तुंग, ऐसी कुछ नाम है, गांगयुंग, गांगयुंग चोटी है और इसकी ऊंचाई 7570 मीटर है। ठीक है, गांगयुंग चोटी है, ये भी नहीं है, इससे भी छोटी है, कम ऊंची की है। कुला कांगरी भी इससे कम है। पुनाखा तो ये होगा नहीं, ये पूर्व में राजधानी था। ये किसकी राजधानी थी, ये पूर्व में भूटान की राजधानी थी। ये एक नगर है, पूर्व में भूटान की राजधानी थी। ठीक है, ये एक शहर है। पुनाखा क्या है, पुनाखा इज अ सिटी, वॉज अ सिटी, इज अ सिटी, ये क्या है, एक सिटी है। कुला कांगरी है, चुमोलहारी भी है, लेकिन सबसे ऊंचा जो है वो गंगायुंग है। गंगायुंग पर्वत श्रेणी है जो भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। ठीक है, गांग युग ऐसी कुछ नाम है, याद नहीं आ रहा ठीक से, गांग युग और भी एक नाम है उसके साथ में, लेकिन उसकी ऊंचाई है 7570 मीटर है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं है, ना ही ये है, ना ही सी है, ना ही बी है, तो है क्या, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ई इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे नन ऑफ अबव, ए सी एंड बी नहीं है, तो सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे, ई हो जाएंगे। देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द का व्याख्या करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म ऑफ मल्चिंग। ठीक है, कंटूर को पत्थर, घास आदि से ढकना नहीं है। खड़ी ढालों पर बनी वेदिकाएं, टेरेस में फसल लगाना ये भी नहीं है। फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना को ही कहते हैं मल्चिंग। ठीक है, कवरिंग द कुंटर विथ, ठीक है, कुंटर विथ स्टोन ग्रास एटसेट्रा नहीं है। प्लांटिंग क्रॉप्स ऑन द टेरेस बिल्ड ऑन द स्टेप स्लोप्स ये भी नहीं होगा। कवरिंग द एम्प्टी ग्राउंड बिटवीन क्रॉप्स विथ अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सच एज स्ट्रॉ, सी इज योर राइट आंसर। सी इसके क्या हो जाएंगे, 110 के राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि ये जो फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढका जाता है ताकि
तापमान को नियंत्रित रख सके। ठीक है, उसके अंदर में जो फसलें उगाई जाती है जो मिट्टी के तापमान को नियंत्रित रख सके। ठीक है, खरपतवार जो उगते हैं वो उसकी विकास ना हो सके, इसीलिए इसे क्या है कि ढक करके रखा जाता है पुआल से। ठीक है, पुआल से ढक के रखा जाता है। तो सही उत्तर मल्चिंग का क्या होता है, फसल के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थों की परत से ढकना ही को क्या कहा जाता है, मल्चिंग। मल्चिंग टर्म्स इंग्लिश है वैसे। ठीक है, तो कवरिंग द एम्प्टी ग्राउंड्स बिटवीन क्रॉप्स विथ अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सच एज स्ट्रॉ इज कॉल्ड मल्चिंग। सी इज योर राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 110। चलिए यहाँ खत्म हुआ, फिर नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।